नमस्कार। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अध्ययन हम कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि स्विट्ज़रलैंड में किस प्रकार से केंद्र स्तर पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रयोग किए गए हैं और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो 3 महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं, जनसभाएं, जनमत संग्रह या लोक निर्णय तथा आरंभक, इनमें से लोक निर्णय या जनमत संग्रह तथा आरंभक, इन 2 उपकरणों का प्रयोग स्विट्ज़रलैंड में केंद्रीय सरकार के स्तर पर चल रहा है। तीसरा जो उपकरण है जनसभा अथवा लैंड्सजीमाइंड, इनका प्रयोग स्विट्ज़रलैंड के कैंटनों में भी सफलतापूर्वक चल रहा है। आज हम पहले तो स्विट्ज़रलैंड के कैंटनों में चल रही तीनों प्रणालियों का अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात प्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण और दोष तथा स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के कारणों का अध्ययन करेंगे। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो उपकरण होता है वो जनसभाएं होती हैं। जनसभाएं क्या होती हैं, इसको यदि हम भारत के उदाहरण से समझना चाहें तो हम यह समझ सकते हैं कि भारत में जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, अर्थात जो स्थानीय स्वशासन है, उस स्थानीय स्वशासन के जो 3 स्तर हैं, जिला स्तर, पंचायत समिति स्तर और ग्राम स्तर, उनमें ग्राम स्तर पर जो ग्राम सभाएं होती हैं, उन ग्राम सभाओं को ही हम एक प्रकार से जनसभा के रूप में समझ सकते हैं। यह उदाहरण केवल समझाने के लिए दिया गया है। ग्राम सभा में जैसे पूरे गांव के वयस्क नागरिक ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, वैसे ही स्विट्ज़रलैंड के जो कैंटन्स हैं, कैंटन वहाँ के राज्य को कहते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड के 5 राज्यों में, जिनमें से 1 पूर्ण कैंटन है तथा 4 अर्ध कैंटन हैं, उनमें जनसभाओं का प्रयोग चल रहा है। इसका अर्थ यह है कि इन 5 ही कैंटन्स में वहाँ पे व्यवस्थापिका नहीं है, वरन व्यवस्थापिका का जो कार्य है, कानूनों को बनाना, वो कार्य जनता स्वयं करती है। केंद्र के स्तर पर हमने ये देखा था कि कानून निर्माण के कार्य में ऐच्छिक जनमत संग्रह के द्वारा जनता कुछ रूप में अपनी भूमिका केंद्र के स्तर पर निभाती है, किंतु जब जनसभाएं काम करती हैं तब कानून निर्माण का पूरा ही उत्तरदायित्व वहाँ के जनता के ऊपर सीधा सीधा आ जाता है। ये जो जनसभाएं हैं, ये न केवल कानूनों को बनाती हैं अपने कैंटनों के लिए, वरन प्रतिवर्ष इनके जो सभाएं होती हैं उनमें वे बात करते हैं, अपने राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं और साथ ही कानूनों का निर्माण करते हैं और उनका पुष्टिकरण करते हैं। जिस प्रकार से व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, वैसे ही इन वार्षिक सभाओं में ये जो वयस्क नागरिक हैं, वे शासन के कार्यों की आलोचना करते हैं, कानूनों के क्रियान्वयन की जानकारी लेते हैं और पूर्ण रूप से व्यवस्थापिका के रूप में ये जनसभाएं काम करती हैं। जिस प्रकार से व्यवस्थापिकाओं का कार्य संविधान में संशोधन करना होता है, कानूनों का निर्माण करना होता है, करों का निर्धारण होता है, विभिन्न पदों की स्वीकृति होती है, बजट को पास करना होता है, ये सभी कार्य स्विट्ज़रलैंड के इन 5 कैंटन्स में जनसभाएं करती हैं। ये जो 5 कैंटन्स हैं, उनमें 1 पूर्ण कैंटन है जिसका नाम ग्लेरस है तथा 4 अर्ध कैंटन हैं, उनके नाम
ओबवाल्टेन, निडवाल्डेन, इनर ओपेंजेल तथा आउटर ओपेंजेल हैं। दूसरा है उपकरण जनमत संग्रह। जनमत संग्रह केंद्र में भी चलता है और स्विट्जरलैंड के कैंटनों में भी इस उपकरण को प्रयोग किया जाता है। स्विट्जरलैंड के सभी कैंटनों में संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह की व्यवस्था है, लेकिन जहाँ तक ऐच्छिक जनमत संग्रह की बात है तो ऐच्छिक जनमत संग्रह वहाँ के 10 कैंटनों के द्वारा स्वीकृत किया गया है, अर्थात 9 पूर्ण कैंटन तथा 1 अर्ध कैंटन में ये व्यवस्था है कि जनता यदि चाहे तो किसी भी कानून को पारित होने के पहले जनमत संग्रह करवा सकती है। इसी तरह से आरंभक अर्थात जनता स्वयं कानून बनाने की प्रक्रिया अपने हाथ में ले या कानून निर्माण का जो प्रस्ताव है वो तैयार करे, उसे आरंभक कहते हैं। आरंभक की स्थिति ये है कि स्विट्जरलैंड में केवल जेनेवा को छोड़ करके सभी कैंटनों में संविधान में संशोधन तथा कानून बनवाने के लिए आरंभक की व्यवस्था है। केंद्रीय स्तर की यदि बात करें तो केंद्रीय स्तर पर आरंभक की व्यवस्था केवल स्विस संविधान के आंशिक संशोधन पर ही है, किंतु कैंटनों के स्तर पर यदि बात करें तो वहाँ जिनेवा को छोड़ करके सभी 22 अन्य कैंटनों में संविधान संशोधन के लिए जनता स्वयं संशोधन का प्रस्ताव बना सकती है तथा साथ ही किसी भी कानून का प्रस्ताव भी जनता बना सकती है। जनमत संग्रह तथा आरंभक के लिए प्रस्ताव लाने की जो मतदाताओं की संख्या है वो विभिन्न कैंटनों ने अपने अपने संविधान के अनुसार अलग अलग निश्चित की हुई है। इस प्रकार से स्विट्जरलैंड में जहाँ केंद्रीय स्तर पर जनमत संग्रह तथा आरंभक इन 2 उपकरणों को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, वहीं स्विट्जरलैंड के कैंटनों में जनसभाएं, जनमत संग्रह तथा आरंभक इन तीनों ही उपकरणों का सफलतापूर्वक प्रयोग चल रहा है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जनसभा या लैंड्सजीमाइंड किसे कहते हैं, इस पर एक 5 नंबर का प्रश्न अक्सर आता है। इसे हमें अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। अब यदि हम स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो कार्य कर रहा है उसके गुणों की यदि चर्चा करें तो हम संक्षेप में इनके गुणों का अध्ययन इस तरह से कर सकते हैं कि यह लोकतंत्र का शुद्ध रूप है। यहाँ पर ये क्षमा करें, गलत प्रिंट हुआ है। लोकतंत्र का शुद्ध रूप, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो होता है वो लोकतंत्र का मूल और मौलिक रूप होता है। वास्तव में लोकतंत्र की जो उदय हुआ है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के रूप में ही यूनान के नगर राज्यों में आज से 2500 वर्ष पहले हो चुका था, और उसी प्रकार का प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आज स्विट्जरलैंड में चल रहा है। इसलिए किसी भी देश में यदि आज के आधुनिक समय में लोकतंत्र यदि चलता है तो वो केवल स्विट्जरलैंड ही है। दूसरा है उत्तरदायी सरकार। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि इसके जब जनता स्वयं शासन के कार्यों में भाग लेती है तो जनता बहुत जागरूक रहती है, और जनता की यह जागरूकता सरकार के उत्तरदायित्व में भी वृद्धि करती है। सरकार यदि उत्तरदायी तरीके से कार्य करेगी तो ही जनता उसे अगले चुनाव में दोबारा चुनने का मौका या अवसर देगी। तीसरा है राजनीतिक प्रशिक्षण। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र ही वास्तविक राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। यद्यपि सामान्यतः लोकतंत्र को राजनीतिक प्रशिक्षण की पाठशाला कहा जाता है, किंतु वास्तव में यह
जो प्रशिक्षण का कार्य है यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में ही भली प्रकार हो सकता है, क्योंकि उसमें जनता स्वयं कानून बनाती है, कानूनों की समीक्षा करती है, कानूनों के प्रस्ताव पास करती है। इस प्रकार से जनता सीधे सीधे राजनीति से जुड़ जाती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में नागरिक स्वाभिमान में भी वृद्धि होती है, क्योंकि नागरिकों में शासन में सहभागिता होने के कारण उनमें ये भाव उत्पन्न होता है कि वे स्वयं अपना शासन खुद चला रहे हैं और वे इसके लिए किसी के ऊपर भी उत्तरदायी या किसी के ऊपर भी आश्वस्त नहीं है। तो इस तरह से नागरिकों के स्वाभिमान में वृद्धि होती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कारण सरकार की निरंकुशता पर रोक लगती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि सरकार निरंकुशता पूर्वक जिन कानूनों का निर्माण करती है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में, वहीं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता अपने अनेक उपकरणों के द्वारा उन कानूनों पर रोक लगा करके स्वयं वैकल्पिक प्रस्ताव ला करके और अपनी पसंद के कानून बनवा सकती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में व्यवस्थापिका की भूलों का उपचार संभव है। जनता ने यदि किसी गलत कानून यदि उसे समझ में नहीं आता है तो वह जनमत संग्रह के द्वारा उस कानून को खारिज कर सकती है और व्यवस्थापिका के द्वारा की गई गलतियों का सुधार करने का कार्य जनता स्वयं कर लेती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के यदि दोषों की चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण दोष ये है कि जैसा कि मिल ने ये कहा था कि प्रतिनिध्यात्मक जो लोकतंत्र होता है उसमें व्यवस्थापिका या प्रतिनिधियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है, किंतु यहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जब होता है तो व्यवस्थापिका की स्थिति बहुत ही नगण्य हो जाती है, क्योंकि जनता ही कानून बनाने का काम खुद करने लग जाती है। इसी प्रकार से शासन में विलंब, आरंभक और जनमत संग्रह की प्रणालियाँ ऐसी हैं जिनमें जनता के पास जब प्रस्ताव जाते हैं तो बहुत विलंब लग जाता है और संविधान संशोधन के जो पुष्टिकरण हैं उनमें विभिन्न राज्यों की स्वीकृति लेना, जनता की स्वीकृति लेना, ये ऐसी लंबी प्रक्रियाएं हैं जिसके कारण यदि शीघ्र किसी कानून को बनाना चाहें तो वह संभव नहीं हो सकता। जनता के शासन में अयोग्यता होती है, क्योंकि जनता शासन के कार्य के लिए योग्य ही हो यह आवश्यक नहीं है, और यहाँ पर योग्यता के स्थान पर जो है वो जनता के जो सामान्य योग्यता है केवल उसी पर ही भरोसा कर लिया जाता है, जबकि शासन कला में जो माहिर जो राजनेता होते हैं उनकी जो योग्यता और उनके कानूनों के क्षेत्र में कार्य करने की जो क्षमता है उसके ऊपर जनता को वरीयता दे दी जाती है और जो अंततः अयोग्यता को ही प्रोत्साहन देती है। यह एक खर्चीली शासन प्रणाली है, क्योंकि जनता के भाग लेने में उतना ही शासन का खर्चा और जनता का खर्चा बढ़ जाता है। समय, शक्ति और धन तीनों का इसमें अपव्यय होता है। शासन और दायित्व में संतुलन का अभाव रहता है, क्योंकि यह एक ऐसा व्यवस्था होती है जिसमें जनता के पास शक्तियाँ होती हैं किंतु उसका कर्तव्य नहीं होता, और शासन के कर्तव्य हैं किंतु उनके पास शक्तियाँ नहीं होती, क्योंकि अंतिम शक्ति जनता में रहती है। इसलिए यहाँ पर दायित्व में संतुलन का अभाव रहता है। और अंतिम है जो दोष यदि हम देखें तो जनता की उदासीनता, क्योंकि जनता अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में ही उलझी हुई रहती है और उसके ऊपर यदि उसके शासन करने की जिम्मेदारी भी उसको दे दी जाए तो वो कानूनों के समीक्षा में बहुत अधिक उदासीनता वो व्यतीत करती है। और यदि स्विट्ज़रलैंड के उदाहरणों से यदि हम देखें तो वहाँ पर 40% लोग भी जनमत संग्रह की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। किंतु फिर भी यदि दुनिया के अन्य लोकतंत्रों को देखें तो उनके बजाय स्विट्ज़रलैंड का लोकतंत्र बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। पिछले
हजार साल से स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परंपरा की सफलता के कारण क्या हैं, यदि उन कारणों की यदि तह में जाएं तो कुछ कारण स्विट्ज़रलैंड के भूगोल में ही समाहित है। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड पहाड़ी पर बसा हुआ एक छोटा सा सुंदर देश है, जहाँ पर विभिन्न कैंटन्स नदियों और पहाड़ों के द्वारा और विभिन्न जो हैं वो प्रवाहों के द्वारा नेचुरली प्राकृतिक रूप से ही एक दूसरे से विभक्त हैं। तो ये छोटे छोटे पहाड़ी जो गणराज्य हैं, ये यहाँ पर जनता स्वयं इकट्ठा होकर के शासन का संचालन कर लेती है। यहाँ इन कैंटन्स का आकार और जनसंख्या बहुत ही कम है और यह देश छोटे होने के कारण प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। जनता का चरित्र बहुत ही ऊंचा है, नागरिक चरित्रवान हैं, शिक्षित हैं, बुद्धिमान हैं और वे व्यवहार कुशल और कर्तव्यनिष्ठ भी हैं। जहाँ तक जनता की जनसांख्यिकीय स्थिति को देखें तो सामाजिक विभेद होते हुए भी जनता में पारस्परिक सामंजस्य है। आपस में जो जनता के जो विभिन्न वर्ग हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं है और आर्थिक दृष्टिकोण से न कोई बहुत अधिक अमीर है और न ही बहुत अधिक गरीब। ये लोग जो हैं वो परंपराओं का पालन करने वाले हैं। इन्हें अपने 1000 साल के अतीत पर गर्व है और जो इनकी 1000 साल की परंपराएं चल रही हैं, स्विट्ज़रलैंड के नागरिक आज भी उन परंपराओं का पालन बहुत ही गौरव के साथ करते हैं और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपने इतिहास की एक महत्वपूर्ण देन के रूप में स्वीकार करते हैं। स्विट्ज़रलैंड में जो स्थानीय सुशासन की परंपरा है उसने भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को सफल बनाने में योग दिया है। वहाँ प्रत्येक कैंटन में जो सैकड़ों कम्यून्स हैं, ये कम्यून छोटे छोटे ऐसे गांव हैं जहाँ पर कि जनसभाओं के प्रयोग सफलतापूर्वक चलते हैं और इन कम्यून्स को वहाँ की राजनीतिक प्रयोगशालाएं कहा जा सकता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो नए प्रयोग हैं सबसे पहले इन कम्यून्स में ही आयोजित होते हैं और जब ये यहाँ पर सफल हो जाते हैं तब इन्हें कैंटन्स और केंद्र पर लागू कर दिया जाता है। और अंत में शासकों की सच्चरित्रता को भी इसका श्रेय दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो राजनीतिज्ञ हैं, वो बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ और देशभक्ति की भावना के साथ प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। वे भ्रष्टाचार से कोसों दूर है, वे लाल फीताशाही से कोसों दूर है, छल कपट वहाँ की राजनीति में नहीं है, रिश्वत वो नहीं लेते, वे प्रायः निष्पक्षता और ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। और इस तरह से जब शासन के नेता ही जब ईमानदारी से काम करेंगे तो वहाँ की जो जनता है उस पर उसका ज़रूर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम ये जानते ही हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, और इस तरह से वहाँ राजा और प्रजा दोनों ही देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्विट्ज़रलैंड में लोकतंत्र की सफलता को बनाए रख रहे हैं। धन्यवाद।